जो यार अब हम सवाल करते हैं, अब हम सवाल कह रहा हूँ सॉरी, अब हम ज़रा बात करते हैं अपने टाइप 3 के सवाल की, जो कि था नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। अब नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन क्या चीज़ है? अब देखो, पहले तो ज़रा सवाल देखते हैं, फिर हम समझने पाएंगे कहानी क्या चलती है। आओ देखो देखो सवाल क्या कहता है। सवाल तुमसे कहता है कि अ डाइस इज़ थ्रोन 250 टाइम्स। ठीक है, 250 मरतबा सवाल डाइस को फेंका गया। ठीक है, एक्स क्या कहता है? एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस लैंड्स ऑन अ वैल्यू ग्रेटर देन 4। डाइस 4 से बड़े नंबर पे आगे गिर रही है तो हम उसको एक्स काउंट कर रहे हैं। तो उसका मतलब यार एक्स तुम्हारा क्या क्या होगा? 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन एक्स एग्जैक्टली ट्वाइस। यार ये तो बाइनोमियल का सवाल लग रहा है, और ये है बाइनोमियल का सवाल। ठीक है, तो अब ज़रा देखो हम इस सवाल को करेंगे कैसे। सबसे पहले तुम डिसाइड करो तुम्हारा एन कितना है। यार एन तुम्हारे पास 250 है। ठीक है, सक्सेस रेट कितना है? यार ये सक्सेस रेट है, तो यानी कि ये मेरा 2/6 बन जाएगा। और फेलियर रेट कितना है? 4/6 बन जाएगा। ठीक हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1/3 बन जाएगा और ये 2/3 बन जाएगा। अब मुझे अगर निकालना है x = 2, तो फॉर्मूला क्या था इसका? NCR सक्सेस रेट का पावर स्क्वायर और फेलियर रेट का पावर n-r, जो कि बन जाएगा 250 - 2 248। प्रोबेबिलिटी दैट x = 2 ये आ जाएगी हमारे पास 250 C2 1/3 की पावर स्क्वायर्ड और 2/3 की पावर 248। तो ये हमारे पास आती है 7.38 इंटू 10⁻⁻⁴ -41। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब बी पार्ट देखो। बी पार्ट कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन एक्स मोर देन 95 टाइम्स। सही है। अब सवाल तो तुम्हें ऐसे लिख के नहीं मिला होगा, जो कैसे लिखा होगा जैसे वो मैं लिख कर दिखाऊंगा। लेकिन देखो, अब इस सवाल को तुम करने जाओगे ना, तो तुम निकालना क्या चाह रहे हो? तुम निकालना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 95। अब तुम्हारे पास दो तरीके ये करने के। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप करो 1 माइनस, और यहाँ आप निकालो प्रोबेबिलिटी x = 0 माइनस x = 1, और ये आप करते जाओ कब तक? x = 94 तक। भाई ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ख्वारी है। सही है, ये तो हम नहीं करने वाले। ऑप्शन 2 क्या है भाई? फिर ऑप्शन 2 है हमारे पास कि हम एक्चुअली में यही निकालें। तो प्रोबेबिलिटी x = 96 प्लस x = 97, और ये हम करते जाएं कब तक? x = 250 तक करोगे ये पूरा। अब क्या किया जाए भाई? यहाँ भी ख्वारी है, वहाँ भी ख्वारी है। तो यार जब भी ऐसा सवाल बनेगा ना, ये भी नहीं करने गए, तो एक तीसरा ऑप्शन भी बनेगा तुम्हारे पास। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा? वो बनेगा यूज़ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन तुम लोग को थोड़ा बहुत नाम से देख के लग रहा होगा। होता क्या है इसमें कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके सवाल में भी जो है ना, तुमको वो ऐसे लिख के नहीं देगा कि बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन एक्स मोर देन 95 टाइम्स। वो कुछ ऐसा लिख के देगा तुम्हें सवाल, जैसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ
उसके आगे तुम्हें वो लिख देगा यूज़ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन to find the probability that dice lands on x more than 95 times। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन करनी कहाँ पर है। अब तुम्हें सिखाते हैं कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन करते कैसे हैं। आओ भाई, तुम लोगों को ये बात तो पता है, हम तो ये बात बचपन तो खैर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि बाइनॉमियल को लिखने का तरीका कुछ ऐसे था कि द डी आर वी एक्स बिलोंग्स टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट n is the number of repeats of the experiment and p is the success rate। यहाँ पे हम कहते थे कि the continuous random variable x belongs to normal distribution with mean of mu and variance of sigma squared। ऐसे ही था। अब तुम्हें अगर सवाल में उसने ऐसे भी लिख के दिया वो, तुम्हें पता है कि यार ये इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सिग्मा स्क्वायर करना है, मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। वेरिएंस वैसे सिर्फ लिखता है वो, लेकिन हमारे काम की वेरिएंस होती नहीं है। अब ज़रा समझते हैं कि हम बाइनोमियल से नॉर्मल तक जाएंगे कैसे। क्या कहता है वो? कहता है कि फॉर एक्स टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम बाइनोमियल टू नॉर्मल एन मस्ट बिकम लार्ज। तुम लोगों को अगर याद पड़े तो हमने स्टार्ट में बाइनोमियल की कंडीशंस पढ़ते हुए जो है ना, ये कुछ बातें लिखी थी कि भाई डाटा कंटिन्यूस हो, डाटा सिमेट्रिक हो, डाटा लार्ज हो। देखो सिमेट्री वाली कंडीशन ये हमें क्वेश्चंस में हेल्प करती थी जी की वैल्यू फाइंड करने से, प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। एन इज़ लार्ज, ये अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। एन इज़ लार्ज का मतलब क्या था भाई? एन की वैल्यू बस काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी कंडीशन बनती है कि एन लार्ज कब समझा जाएगा? तो देखो एन लार्ज तब समझा जाएगा जब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन बनता है ना, उसमें तुम नंबर ऑफ़ रिपीट्स मल्टीप्लाइड बाय सक्सेस रेट करो तो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, और नंबर ऑफ़ रिपीट्स इनटू फेलियर रेट करो तो वो भी 5 से बड़ी है। ज़रा अगर हम यहाँ पे इसको करके देखें तो नंबर ऑफ़ रिपीट्स कितने थे हमारे पास यार? वो थे 250, और सक्सेस रेट कितना है हमारे पास? वो है 1/3। ये हम एन पी निकाल लें और ये 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो कितना आ रहा है ये 250 इंटू 1/3, ये आ रहा है हमारे पास 83.333। यानी कि यार ये तो सही है। अब देखते हैं कि एन क्यू क्या ये भी 5 से बड़ा है? तो यार 250 इंटू 2/3, तो वो आ जाएगा आपके पास 166.67। तो ये भी बड़ा है, तो यानी कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि एन लार्ज काउंट हो जाएगा, एन जस्टिफाइड है। अब देखो तो अभी तुम लोग जो है ना अपनी बेसिक लैंग्वेज समझने के लिए लार्ज कह सकते हो कि ये 250, 300, 500, 1000, 10,000 ये सारे लार्ज काउंट होंगे। क्योंकि तुम खुद नोट करो ना, तुमने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अभी तक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के, उनमें आपके पास नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स 10 थे, कभी 20 थे, कभी 8 थे, इस टाइप के थे। 250 तक तुम लोग नहीं गए थे। तो जब भी जाओ तो समझ जाओ कि वो अब तुम्हें नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन पे लेके जाएगा। अब एक और बात क्या कहता है वो? कहता है यार कि टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनोमियल टू नॉर्मल अ फ्यू वैल्यूज़ आर नीडेड टू बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। क्योंकि देखो तुम लोगों को उसने सवाल, अभी जैसे हमने सवाल को देखा उसमें तुम्हें क्या क्या मिला हुआ था? तुम्हें उसने एन दिया हुआ है और हमने उसमें पी और क्यू फाइंड कर लिया। उसके अलावा तुम्हें उसने कुछ दिया हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ बस ना मीन है ना ही स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे? तो यार उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ रिपीट्स इनटू सक्सेस रेट, और वेरिएंस निकालने के लिए आप एन पी क्यू कर दोगे, तो इसका मतलब डिविएशन तुम्हारे पास √NP/Q से आ जाएगा। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है भाई, म्यू नो प्रॉब्लम है, सही है, और डिविएशन √NP/Q हो जाएगा, तो वो वैसे याद हो ही जाता है। ठीक हो गया। अब
कंडीशंस अब तुम देखो ज़रा, जो चीज़ें हमें सेटिस्फाई करनी है वो क्या क्या चीज़ें। म्यू निकालना है, म्यू निकाल लेंगे भाई। डिविएशन निकालनी है, वो भी निकाल लेंगे। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात कह रहा है कि हमें करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करनी है। इसका क्या मतलब है? देखो, तुम लोगों को पता है कि बाइनोमियल हमारे पास एक DRV था और नॉर्मल हमारे पास एक CRV है। दोनों में फ़र्क तुम लोगों को पता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क क्या था? डिस्क्रीट होल नंबर्स की बात करता है, कंटिन्यूस में फ्रैक्शन और डेसिमल सब आते हैं। तो हम लोगों को इन ऑर्डर फॉर अस टू स्विच फ्रॉम अ DRV टू अ CRV, हमें इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार करना है पहले। तो अब वो बरकरार कैसे करेंगे, आओ ज़रा उसको देखते हैं। तो यार, तुम लोगों ने देखा था बाइनोमियल के जो सवाल थे ना, उसमें आपके पास ऐसा कैसे बनेगा, बोलेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 73, या बोलेगा x इज़ क्या कहते थे हम लोग वहाँ पे, एक सेकंड ज़रा वर्ड निकालते हैं। हाँ, एट मोस्ट कहता था, या एट लीस्ट कहता था, या लेसर देन कहता था। तो उनकी हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ बनती थी, है ना। अब इन अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप वो देखते हैं। यार देखो, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि x इज़ ग्रेटर देन 73। अब अगर मैं ये वाला काम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ 73 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स को अकाउंट फॉर नहीं कर रहा है। हमारा काम 73 के आगे चलना है ना, तो मुझे 73 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। लेकिन कितनी बड़ी वैल्यू लिखनी है भाई? बस 0.5 का गेम है पूरा, सिर्फ 0.5 का गेम चल रहा है। तो हम यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे ना, हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 73.5। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगला केस देखो, अब कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 73। तो यहाँ पे जब मैं निकालूंगा, देखो हम नॉर्मली, तुमने अभी तक किसी सवाल में ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं देखा होगा, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन की बात चलती है। तो क्या किया जाए, मुझे अगर ग्रेटर देन चाहिए, मैं अगर ग्रेटर देन 73.5 करूँगा तो यार 73 तो उसमें आएगा ही नहीं। मैं ग्रेटर देन 73 भी लिख दूँ तब भी 73 काउंट नहीं होगा, मुझे 72 तक जाना पड़ेगा। लेकिन 72 तक जाने के लिए अगर मैं जाऊँगा तो मेरे CRV में 72 भी काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 73 भी काउंट हो रहा था, तो यहाँ पे 72 भी काउंट हो जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे? फिर वही 0.5 का मामला है भाई, लिंगों की मुझे पीछे तक भी देखना है, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू 72.5 आ जाएगी। इसी लॉजिक को आगे अप्लाई करो। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 73, 73 से कम वैल्यू चाहिए तुम्हें। 73 से कम वैल्यू अगर चाहिए तो वो तो हमारे पास कैसे आएगी भाई, -0.5 करके। तो ये मेरे पास 72.5 बन जाएगा। थोड़ा इसको सेपरेट करके लिख दूँ ताकि तुम लोगों को पता हो कि हमने ये हरकत की है। ऐसा ना हो कि तुम लोग इसको माइनस कर रहे हो और वहाँ बैठ के। अगला केस देखो, कहता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 73, लेस देन इक्वल टू 73। यार अब हमें वैल्यू चाहिए ऐसी जो 73 और उससे ज़्यादा वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो क्या करूं भाई यहाँ पे? यार इस केस में मुझे अगर 73 एंड अबव की वैल्यू से नीचे नीचे रहना है, तो मुझे सारा काम वो करना पड़ेगा कि मैं लेस देन लगाऊं, लेकिन इस 73 में मुझे 0.5 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर सिर्फ 73 लिख दूंगा तो फिर उसमें 73 इंक्लूड जैसे काम होता है वो उसको वैसे काउंट करेगा। मुझे अगर 73 को भी काउंट नहीं करवाना है तो मुझे 73.5 लेना पड़ेगा यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मेरे पास इक्वल टू 73 बोलेगा तो यार ये वैल्यू मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब मैं अपना पूरा काम 72.5 और 73.5 के बीच में रखूँगा। ठीक हो गया, ये बात समझ में आती है। और ये कंडीशन तुम लोगों ने ये पढ़ ली है वाली कि हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाई कब करते हैं, जब ये अच्छा ये एक थ्योरी का सवाल बन सकता है, 1 मार्क का सवाल बन जाएगा। बोलेगा व्हेन इज़ दिस अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाइड, तो बता दोगे इट इज़ जस्टिफाइड व्हेन नंबर ऑफ रिपीट्स एंड सक्सेस रेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ रिपीट्स एंड द फेलियर रेट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5।
इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 5 के से बड़ा होना चाहिए। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 5 से बड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ तब जाके आपके पास ये आपकी जो जो अप्रॉक्सीमेशन है ना, ये जस्टिफाइड काउंट होगी। हमने ये करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने की क्यों थी भाई? ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि बाइनोमियल एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। थियोरेटिकल सवाल अगर आया और उसने पूछा कि भाई क्या आप ये जो हरकत करते हो ये क्यों करते हो, तो आप बता दोगे भाई इसलिए करते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर है। अब अगर ये सब समझ में आ चुका है तो अब हम इस पूरी नॉलेज को यूज़ करके उस एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन तुम्हें करनी है। अब तुम्हें पता है कि हमें कुछ काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, देखना है भाई कि हमारा n लार्ज है भाई, n लार्ज है, बिल्कुल है। उसके अलावा हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है भाई? हमें चाहिए होगा यहाँ पे, हमें चाहिए होगा मीन निकालना है, जो कि n इंटू पी हो जाएगा, जो कि 250 इंटू 1/3 हो जाएगा, जो कि 83.33 आ गया। ठीक है। तुम्हें चाहिए स्टैंडर्ड डीविएशन, जो कि हो जाएगा √NPQ, जो कि आ जाएगा 250 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये कितना निकलता है भाई? ये निकलता है तुम्हारा ये आ रहा है 10√5/3। अच्छा, कोशिश करो ये वैल्यू समझ अगर आई भी है ना तुम्हारे पास क्या कहते हैं इन अ फ्रैक्शन, तो तुम इनको एज अ फ्रैक्शन ही रख लो अभी के लिए, अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन पूरी एग्जैक्ट आएगी तो कोई मसला नहीं खड़ा कर सकता वो। ठीक हो गया, हमने म्यू और डिविएशन निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब हमें करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करनी है। सवाल में उसने तुमसे मांगा क्या? सवाल में उसने मांगा था प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ मोर देन 95, यानी कि ग्रेटर देन 95। भाई अगर ग्रेटर देन 95 का केस है तो तुम देखो तुम्हारी शेडिंग किस तरफ जाती है भाई। ग्रेटर देन, तो तुम राइट से आ रहे होगे, है ना, शेडिंग के दौरान। सबसे पहले तो तुम इसको अपनी कॉन्टिन्यूटी पे ले आओ भाई। कॉन्टिन्यूटी पे जब लेकर आओगे तो हमारे पास ये बनेगा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़, कितना करें भाई? तुम्हें वैल्यू चाहिए इससे बड़ी। अभी अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन 95 लगा दूंगा तो इसमें ये भी काउंट होगा, तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू करनी पड़ेगी, तो वो आ जाएगी 0.5। ऐसा ही है, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इंश्योर हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि सवाल करेंगे कैसे। आओ भाई, अब तुम्हें इसमें लेके काम चलना है। सबसे पहले तुम अपनी जी वैल्यू निकाल लो, तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास 95.5 माइनस म्यू, जो कि है आपका 250/3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि है 10√5 डिवाइड बाय 3। तो इससे मेरी जी वैल्यू निकल के आती है, ओहो हो भाई, ये आ रही है 95.5 माइनस 250/3 डिवाइडेड बाय 10√5 डिवाइड बाय 3। तो ये कैलकुलेट करने का मेरे पास वैल्यू आती है 1.632329 आ रहा है। तो मैं इसको 632 ही छोड़ दूँ, मुझे 3 डेसिमल प्लेस चाहिए बस जी की वैल्यू। अब ज़रा हम लोग अगर अपना टेबल ले आएँ तो आओ अब इस टेबल से अपनी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अरे प्रोबेबिलिटी से पहले भाई, प्रोबेबिलिटी से पहले तुम ज़रा अपना वो तो बना लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। आओ भाई, ये आएगा 1.632, यहाँ मार्क करोगे।
क्या बोल रहा था, इससे ग्रेटर देन या लेसर देन? भाई ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। प्रोबेबिलिटी दैट जी इज़ ग्रेटर देन 1.632। ग्रेटर देन चाहिए तुम्हें अगर, तो तुम्हारे पास तो इसका शेड इसके आगे बनना चाहिए भाई, यहाँ बनेगा। तो यानी कि तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा जो आंसर आएगा ना, उसको तुम 1 माइनस करोगे, फिर तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आओ 1.6 ये जा रहा, इसमें आपको जाइए, सेकंड डेसिमल प्लेस आपकी 3 है, तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.9484। ऐड कितना करना है भाई इसमें, ये आपका 2 ऐड करना है आपने, तो इसमें भी 2 ही आ रहा है भाई, क्या बात है। ऐडअप करो इसको, कितना बनता है, तो ये 0.9484 माइनस 0.00002, ये आता है हमारे पास 0.9486 हो जाएगा। कैलकुलेटर में मैंने माइनस कर दिया, तभी थोड़ी ऊटपटांग वैल्यू आ रही थी। सही है, ये हो गया। अब हमें पता है कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 1.632 है, तो मेरा जो आंसर बनेगा, प्रोबेबिलिटी दैट जी इज़ ग्रेटर देन 1.632, वो आ जाएगा 1 माइनस 0.9486, जो कि बन जाएगा हमारा 0.0541। तो अब आप वहाँ जाके अपना ऊपर से वैल्यू उठाओ, तो आप लिख सकते हो एट द एंड आके कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 95 इज़ इक्वल टू 0.0514। ठीक हो गया, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया है। तो अब हम ज़रा अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये सवाल तुम लोगों को देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि तुम लोग ये सॉल्व कर चुके हो, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 तुम लोगों ने किया हुआ है पहले से। तो पढ़ो भाई क्या कहते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है तुमसे कि स्टेट 2 कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ सिचुएशन टू बी मॉडल्ड बाय अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यार 4 कंडीशंस थी, कोई भी 2 लिख लो, जैसे हमने उस क्वेश्चन में लिखी थी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स तुम्हारे फिक्स होने चाहिए और सिचुएशन के पास डिस्क्रीट आउटकम्स होने चाहिए। ठीक हो गया। और पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या कहता है। इन अ सर्टेन विलेज 28% ऑफ ऑल कार्स आर मेड बाय फोर्ड। पार्ट 2 कहता है इसका कि 14 कार्स आर चोजन एट रैंडम इन दिस विलेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 ऑफ दीज कार्स आर मेड बाय फोर्ड। तो ये भी आप लोग सॉल्व कर चुके हो, चाहो तो यहाँ वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ताकि बाइनोमियल की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। 3 सेकंड दे रहा हूँ भाई, 1 2 3। पॉज किया है तो वेरी गुड, सॉल्व किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो बेटा शर्म आनी चाहिए आपको, वीडियो स्किप करके चल रहे हो आगे। खैर, तो ये तुम्हारा पार्ट 2 आ गया, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इसको। सही है, ये भी सॉल्व हो गया पूरा। अब आओ पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है, इसको नीचे ले आते हैं एक और। पार्ट 3 कह रहा है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 कार्स इन द विलेज इज टेकन, एस्टिमेट यूजिंग अ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। बता दिया उसने, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 18 कार्स आर मेड बाय फोर्ड। ठीक हो गया। अब सारी बातें करते हैं कि इस सवाल में तुम बाइनोमियल से नॉर्मल तक जाने के लिए क्या करोगे। तो यार अगर हम पहले ज़रा बाइनोमियल की बात करें, तो आपके पास एन पी और क्यू कितना कितना था यार, आओ देखते हैं। ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, एन 14 था। खैर अब यहाँ पे एन 50 है, पी तुम्हारे पास है 0.28 और क्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 0.72।
अब हम नॉर्मल के लिए काम करते हैं यार। म्यू हमारे पास हो जाएगा n इंटू पी, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 0.28, जो कि आ जाएगा 14। और डिविएशन कितनी आ जाएगी भाई, अंडर रूट 50 इंटू 0.28 इंटू 0.72, ये बन जाएगा हमारे पास 6√7 डिवाइड बाय 5। आखिरी बात भी कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एज अ बाइनोमियल इसके पास क्या इनइक्वालिटी बन रही थी। वो बनती है हमें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इज़ ग्रेटर देन 18, मोर देन 18 कार्स कह रहे हैं ना, ग्रेटर देन 18। नॉर्मल के केस में हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन, अब देखो मैं ग्रेटर देन 18 एज इट इज़ लिख दूंगा अगर, तो उसमें 18 को भी शामिल करना पड़ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे 18.5 लिखना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग को अगर ये बात समझ में ना आ रही हो ना भाई कि ये कंटिन्यूटी में ये क्या मसले मसाइल हैं, हम 0.5 क्यों ऐड कर रहे हैं, तो वो बात तुमको अगर याद रहे तो मुझसे क्लास में पूछना ही ज़रूर, क्योंकि थोड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, वीडियो में डालूंगा तो वीडियो अभी वैसे ही आधे घंटे पे जा रही है, 1 घंटे पे चली जाएगी, तो वो क्लास में भले पूछे ना, क्लास में बता दूंगा मैं तुम लोगों को। यहाँ पे उसको ज़रा स्किप करते हैं, और सिर्फ ये बात दिमाग में रखो कि जब भी ये केसेस तुम लोगों को दिखा दिए मैंने सारे, ये केसेस हमने कर किए ना अभी, इसके अलावा कोई केस बन सकता है नहीं किसी भी नंबर पे, तो इन केसेस को तुम लोग समझ लो, तो तुम लोग भले रट्टा भी लगा लो इस चैप्टर का यार, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। आओ, ये सारा काम हमने कर लिया। अब हम इसको मेंशन कर देते हैं भाई कि हमने अपने x को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ले गए हैं, जिसका मीन 14 है, और उसका वेरिएंस, हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए मैं बस इस वैल्यू का स्क्वायर कर लूँ, तो स्क्वायर करने में मेरे पास आता है 252 डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया भाई, लिख के दे दिया मैंने। अब हम अपना काम शुरू कर लेते हैं यार। तो हमें चाहिए क्या, चाहिए था प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 18.5। सबसे पहले जाओ इसकी z वैल्यू निकालो। z वैल्यू निकालोगे तो वो पड़ेगा तुम्हारे पास 18.5 माइनस मीन कितना है, मीन 14 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है भाई, वो है 6√7/5। तो इससे हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ जाएगी 18.5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 6√7/5। z की वैल्यू आ जाती है 1.417366 है, तो वो राउंड ऑफ करने के बाद भी 1.417 ही रहेगा। अब हम ज़रा अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना लें। z मार्क करो, पॉजिटिव एरिया पे आएगा तो 1.417 यहाँ पे गिरेगा। क्या कहता है भाई, ग्रेटर देन चाहिए उसको, मोर देन 18 कह रहा था, वो मोर देन 18 कह रहा था, ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो हमारा शेड जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। अगेन भाई वही वाला केस है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 1 माइनस कर दोगे, काम चल जाएगा। तो आओ भाई, ओहो ये तो सवाल ही आ गया, हम ज़रा टेबल लेके आते हैं। आओ भाई, टेबल आ गया। अब हम ज़रा निकाल लेते हैं अपनी z की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1.4, ये जा रहा 1 सेकेंड डेसिमल प्लेस आ गई हमारी, तो ये वैल्यू आ गई 0.9207, और फिर हमें इसमें थर्ड डेसिमल प्लेस हमारा 7 है, तो जब तुम 7 को देखोगे तो वो मिलता है 10। तो आ जाओ भाई, तो ये आ जाता है 0.9207, तो मैं ऐड करना है 10, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.9217। ठीक है भाई, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन
18.5, वो आ जाएगी 1 माइनस 0.9217, जो कि बन जाएगा 1 माइनस 0.9217, यह आ जाएगा 0.0783। अब आप आगे बता सकते हो अपने सवाल के एंड पर कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, x इज़ ग्रेटर देन 18 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 0.0783। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप तुम लोगों ने अब तक जितना कुछ कवर किया ये सब तुम लोगों को क्लियर होगा। अगर हम एक बार रिकैप करें भाई तो बिल्कुल शुरू चलते हैं। हमने पहले बेसिक सी बातें की, प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंट्रोडक्शन दिया। वो इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोगों ने अच्छी खासी पहले एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी सिर्फ ये समझने में कि z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे। उसके मल्टीपल केसेस देखे थे हमने। वो केसेस देखने के बाद हम लोग फिर आए थे क्वेश्चन की टाइप्स की तरफ। हमने बोला क्वेश्चन पहली टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जैसा आ रहा है बस वैसे करते जाओगे। एक्स दिया हुआ होगा, मीन दिया हुआ होगा, डिविएशन दी हुई होगी, उसको यूज़ करके z निकालोगे, z को लेके जाओगे टेबल के ऊपर, उसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, काम हो जाएगा। इसके केसेस देख के हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन किया। उसके बाद हम टाइप 2 पे आए, रिवर्स वर्किंग, जहाँ पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी, तुम उस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके z निकालोगे। हमने z निकालने का तरीका देखा, कुछ एग्जांपल्स की उसकी हमने। फिर उस z की वैल्यू को तुम यूज़ करोगे विद योर मीन और योर डिविएशन और योर एक्स वैल्यूज़, कोई भी दो दी हुई होंगी उनको यूज़ करके जो एक अननोन होगा उसको निकालोगे। हमने एक पास पेपर देखा जहाँ पे हमारे पास उसने दो म्यू और तुम्हारा डिविएशन दोनों सिग्मा और म्यू दोनों उसने अननोन दिए हुए थे, लेकिन उस केस में तुम्हें उसने दो अलग अलग इंस्टेंस दिए हुए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमने दोनों को सॉल्व किया, दोनों से हमने जी वैल्यूज़ निकाली, फिर हम जी वैल्यूज़ दोनों जीरोज़ को हमने फॉर्मूले में इनपुट किया और हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसको हमने उसका मीन और डिविएशन दोनों निकाल लिए। फिर हम टाइप 3 पे आए थे। पहले हमने बात की कि नॉर्मल और बायनॉर्मल में फ़र्क क्या है। अगर हमें बायनॉर्मल से नॉर्मल तक जाना हो तो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन करते कैसे हैं, वो करने का तरीका भी हमने देखा। हमने उसकी कंडीशंस देखी, हमने देखा कि उसमें म्यू और डिविएशन कैसे फाइंड करोगे। म्यू के लिए NP, डिविएशन के लिए √NPQ। फिर हमने देखा भाई करेक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है, उसके लिए हमने ये कुछ केसेस देखे। ये केसेस तुम लोग अगर एज इट इज़ भी समझ लो चल जाएगा काम। फिर हमने बोला कि यार कुछ सवाल बन सकता है एक मार्क का थ्योरी का। पहला सवाल क्या बन सकता है कि भाई कि ये जो कंटिन्यूएशन कर रहे हो क्यों कर रहे हो, वो उसका जवाब ये है कि तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। अगला सवाल वो पूछ सकता है भाई कि ये नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन करना कब जस्टिफाइड है। तुम बोलोगे वो तब करना जस्टिफाइड है जब n इंटू पी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ NP इज़ ग्रेटर देन 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ NQ इज़ ग्रेटर देन 5 एज वेल। दोनों चीज़ें 5 से बड़ी होंगी तब जस्टिफाइड है, वरना जस्टिफाइड नहीं है। फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जिसमें हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन लगाई और सॉल्व किया उसको। फिर हमने एक पास क्वेश्चन किया जो वही फोर्ड वाला सवाल चल रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पार्ट 1 पार्ट 2 तुम लोग वहाँ कर चुके थे। फिर हम पार्ट 3 पर आए। पार्ट 3 करने के लिए उसने बोला फिर 50 कार्स हैं, अब बताओ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके कि मोर देन 18। तो हमने पहले नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के कुछ बाउंड्री सेट की, हमने म्यू और डिविएशन निकाला। वो निकालने के बाद हमने कंटिन्यूटी सेट की, ऐसे ही किया भाई। फिर हम लोग अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ चुके, हमने सवाल उसका शुरू कर दिया। हमने बोला भाई ठीक है तुम ये निकालना है, तुमने जी वैल्यू निकाली, उसकी जी वैल्यू इतनी आई। तुमने उसको बेल कर्व पे बना के देखा भाई कि शेडिंग कहाँ आ रही है। फिर तुमने जी की वैल्यू यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड की। प्रोबेबिलिटी फाइंड करा, तुमने उसको 1 से माइनस कर लिया क्योंकि केस ये वाला था, और तुम्हारा एंड में आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा S1 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे सिर्फ प्योर प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह।